आ जाओ भी बच्चों, फिजिक्स की क्लास में स्वागत है आपका। जिसको बेसिक्स क्लियर है, जो जानता है नॉर्मल रिएक्शन क्या होती है, जो जानता है कि इंक्लाइन प्लेन पे किस तरीके से फोर्सेस काम करती हैं, वो इस पार्ट को देख सकता है। जिनको नॉर्मल रिएक्शन नहीं पता तो पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 देखिए। स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन फोर्स के साथ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन फोर्स। क्या होती है फ्रिक्शन फोर्स, कब लगती है फ्रिक्शन फोर्स, ध्यान से समझना है आपको। जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी, कब होंगी, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होंगी और उनके बीच में कोई रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा, रिलेटिव मोशन। रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, जब एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलने की कोशिश करे या फिसले तो क्या होगा, उसके बीच में रिलेटिव मोशन होता है। तो तब क्या होता है, जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स उन दोनों बॉडीज के बीच में लगती है। जब दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो एक फोर्स लगेगी दोनों बॉडी के बीच में, जिसको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। बात समझ गए तो ध्यान से समझो, जो मैंने बोला है उसको थोड़ा सा लिख भी लेते हैं। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, जब दो बॉडीज कांटेक्ट में होती हैं, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट। अब इन दो बॉडीज के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। ये बात समझनी है आपको, रिलेटिव मोशन होगा या फिर टेंडेंसी टू हैव अ मोशन। टेंडेंसी टू हैव अ मोशन, दोनों में अंतर है। एक तो चल रही है कोई चीज और एक चीज कोई चलना चाह रही है। दोनों बात को समझो, कोई चीज चल रही है और कोई चीज चलना चाह रही है। दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स होगी, दोनों ही केस में फ्रिक्शन फोर्स होगी। तो मैं लिख देता हूं, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट एंड दे हैव अ रिलेटिव मोशन और दे हैव द टेंडेंसी टू हैव अ मोशन, और दे हैव अ टेंडेंसी टू हैव अ मोशन। मैं लिख देता हूं, टेंडेंसी टू हैव अ मोशन। तो क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स विल कम इनटू प्ले। बात समझते हो, क्या आएगी यहां पे, फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी। फ्रिक्शन फोर्स विल कम इनटू प्ले। बात समझ गए। फ्रिक्शन फोर्स क्या होती है, दो बॉडीज की आपको जरूरत होगी, उनके कांटेक्ट की जरूरत होगी। अगर कांटेक्ट होगी तभी फ्रिक्शन फोर्स लगेगी। फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। ये बात समझ गए आप, ये बात समझ गए। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कैसी फोर्स थी, वो भी क्या थी, कांटेक्ट फोर्स थी। तो ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, फ्रिक्शन फोर्स कैसी फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है। जहां पर कांटेक्ट होगा वहीं पर फ्रिक्शन फोर्स होगी, ठीक है। इतनी बात समझते हैं। तो मैंने जो बात आपको समझाई उसमें दो बात इंपॉर्टेंट, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी टू हैव अ मोशन। फोर्स तो लग रही है लेकिन चल नहीं रहा है ऑब्जेक्ट, फोर्स तो लग रही है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, तब भी क्या लगेगी, फ्रिक्शन लगेगी, ठीक है। इतनी बात समझे, ये मैंने बताई डेफिनेशन आपको। इसको मैथमेटिकली कैसे समझ सकते हैं, अब इस बात को आप समझिए। इसको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, अब आप इसको मैथमेटिकली समझते हैं। व्हाट इज फ्रिक्शन। सपोज ये एक बॉक्स रखा हुआ है, सबसे पहले इनको देख लेते हैं। ये बॉक्स है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है, इसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रही है, तो मोशन इस डायरेक्शन में इस ब्लॉक का हो रहा है। इतनी बात समझते हो। तो फ्रिक्शन फोर्स कहां लगेगी, फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, रिलेटिव मोशन को क्या करती है, अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्स रिलेटिव मोशन को क्या करेगी, अपोज करेगी। जब भी रिलेटिव मोशन होगा, जब भी एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलना चाहेगी तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी, उस बॉडी को अपोज करती है। फ्रिक्शन फोर्स अपोज करती है फिसलने को एक बॉडी के दूसरे बॉडी के ऊपर। इतनी बात समझते हो। तो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर फिसल रहा है या मोशन कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगी और इस ब्लॉक के मोशन को क्या करेगी, रोकेगी। इतनी बात समझते हो। तो फ्रिक्शन फोर्स की जो डायरेक्शन होगी मोशन के ऑलवेज ऑपोजिट होती है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं होगी, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर है बात। इस वाले केस को समझते हैं। यहां पर ब्लॉक है, फोर्स लग रही है लेकिन ब्लॉक रेस्ट पे है। ब्लॉक रेस्ट पे है तो ये वाली जो फोर्स लग रही है इसको अपोज कौन कर रहा है, इस फोर्स का असर आप नहीं देख पा रहे हो, कोई मूवमेंट नहीं हो रही है।
तो कोई ना कोई तो इस फोर्स को अपोज कर रहा होगा, जो अपोज कर रहा होगा उसको अगेन वी कॉल इट एज फ्रिक्शन फोर्स। क्या बोलेंगे? फ्रिक्शन फोर्स। ये बात समझनी होगी, मोशन में होगा तब भी फ्रिक्शन होगी। अगर टेंडेंसी टू हैव अ मोशन, ये किसका एग्जांपल है? टेंडेंसी टू हैव अ मोशन। इस ऑब्जेक्ट में, इस बॉडी में टेंडेंसी है मूव करने की। ये मूव कब करेगा? जब आपकी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। अरे दोबारा से समझो, जब आपकी फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा हो जाएगी तो ब्लॉक मूव कर जाएगा। जब तक एक्सटर्नल फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से कम है, बॉडी मूव नहीं करेगी, ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। फ्रिक्शन अभी भी लग रही है। जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाओगे इसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगी? बढ़ेगी। इसकी टेंडेंसी बढ़ेगी लेकिन फ्रिक्शन अभी भी लग रही है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता, अगर फ्रिक्शन एब्सेंट होता तो 100% ये ब्लॉक मूव करता। आप छोटी से छोटी फोर्स से भी इस ब्लॉक को क्या कर सकते थे? मूव करा सकते थे, अगर यहां पे फ्रिक्शन नहीं होता तो। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? तो टेंडेंसी ऑफ मोशन के केस में भी फ्रिक्शन होगी। ब्लॉक नहीं चल रहा है लेकिन चलने की कोशिश कर रहा है, तब भी फ्रिक्शन वहां पे होगी। टेंडेंसी टू हैव अ मोशन, चलने की कोशिश कर रहा है, चला नहीं है, फ्रिक्शन होगी। क्लियर है बात? ब्लॉक चल रहा है तब भी फ्रिक्शन होगी, ब्लॉक चलना चाह रहा है, टेंडेंसी टू हैव अ मोशन है, तब भी फ्रिक्शन वहां पर होगी। क्लियर है? बात समझ गए? ठीक है, इतनी बात अभी तक हमने करी है। डेफिनेशन मैंने आपको अभी तक फ्रिक्शन की समझाई है। थोड़ा मैथमेटिकली समझते हैं फ्रिक्शन को, ध्यान से यहां पे देखना है आपको, ध्यान से देखना है आपको। ये ब्लॉक है, ये सरफेस पे पड़ा हुआ है एक ब्लॉक। क्लियर है? इतनी बात समझते हो? जब ब्लॉक एक सरफेस पे पड़ा हुआ होता है तो कौन कौन सी फोर्सेस उस ब्लॉक के ऊपर लग रही है, उन फोर्सेस को बना लेते हैं। आप सब जानते हो ये ब्लॉक इस सरफेस के ऊपर एक एक्शन करेगा, जिस फ्लोर पे आप बैठे हो या खड़े हो, आपका वेट उस फ्लोर के ऊपर एक एक्शन कर रहा है। किसकी फॉर्म में एक्शन कर रहा है? वेट फोर्स की फॉर्म में आप एक्शन कर रहे हो जिस भी चीज के ऊपर आप खड़े हो या बैठे हो। इतनी बात समझते हो? तो इसका जो वेट फोर्स है, इस ब्लॉक का जो वेट है, वो एज अ फोर्स एक्शन करेगा इस सरफेस के ऊपर। इतनी बात समझते हो आप? इस ब्लॉक का जो वेट होगा वो इस सरफेस के ऊपर क्या करेगा? एक्शन करेगा। अरे समझते हो? अगर एक्शन होगा तो ये सरफेस इसके ऊपर क्या करेगा? ब्लॉक के ऊपर क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन में हम समझ चुके हैं, जिसने नहीं देखा है पार्ट 1 देखिए। ये वाला इसके ऊपर एक्शन करेगा, ये सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन करेगा। रिएक्शन की डायरेक्शन क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। रिएक्शन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी। इसी को नॉर्मल रिएक्शन बोला जाता है, इसी को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोला जाता है। इतनी बात समझ गए? चलो, अभी आपने समझा है कि अगर दो बॉडीज कांटेक्ट में है तो 100% उसके बीच में क्या होगी? एक फ्रिक्शन फोर्स होगी। क्या होगी? फ्रिक्शन फोर्स होगी। अगर इसको आप मूव कराओगे तो, अगर इसको मोशन में लाने की कोशिश करोगे तो फ्रिक्शन फोर्स 100% लगेगी। इतनी बात सब समझते हो? फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन की अपोजिट लगती है, ये बात भी आप समझ चुके हो। तो यहां लगेगी फ्रिक्शन फोर्स। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है, ये बातें भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स ऐसे लगेगी, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। आप अच्छे से जानते हो दोनों ही कांटेक्ट फोर्स है। किसके ऊपर लग रही है? एक ब्लॉक के ऊपर लग रही है। ये दोनों कांटेक्ट फोर्स किसके ऊपर लग रही है? एक ब्लॉक के ऊपर लग रही है। दो कांटेक्ट फोर्स लग रही है, तो क्या इसका नेट कांटेक्ट फोर्स निकाला जा सकता है? बिल्कुल निकाला जा सकता है। किस डायरेक्शन में होगा? सब जानते हो, इस डायरेक्शन में होगा। जिसने वेक्टर नहीं देखा है, ये बातें मैंने वेक्टर में डिस्कस की हैं, वेक्टर वाले पार्ट को आप देखिए। नेट रिजल्टेंट निकालना हमने वहां पे सीखा हुआ है। एक फोर्स इस तरीके से लग रही है, एक फोर्स इस तरीके से लग रही है, तो नेट कहां होगा? नेट रिजल्टेंट कहां होगा? कांटेक्ट फोर्स का इस डायरेक्शन में होगा। सब समझते हो? तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं? नेट कांटेक्ट फोर्स। अरे लिख सकते हैं इसको, यहां पे नेट कांटेक्ट फोर्स यहां पे लिखा जा सकता है। तो इतनी बात आप सब समझ गए होंगे। कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, अरे नेट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, नेट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट, सरफेस के पैरेलल कंपोनेंट क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। नेट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट
पैरेलल कंपोनेंट होता है ना, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है। वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं ना, पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। तो नेट कांटेक्ट फोर्स का जो पैरेलल कंपोनेंट होगा, जो सरफेस के पैरेलल होगा, वो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स होगा। तो ये मैथमेटिकली है और ये थ्योरेटिकल है, जो मैंने आपको समझाई थी फ्रिक्शन क्या होता है। अभी तक हमने डेफिनेशन को ही कवर अप किया है। तो फ्रिक्शन क्या होती है? मोशन, रिलेटिव मोशन या फिर टेंडेंसी टू हैव अ मोशन कि ऑपोजिट लगने वाली फोर्स को हम क्या बोलते हैं? हम फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। बात समझ गए? तो ये वाला पॉइंट भी समझ गए। फ्रिक्शन फोर्स क्या है फ्रिक्शन फोर्स? नेट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट। नेट कांटेक्ट फोर्स का पैरेलल कंपोनेंट क्या कहलाएगा? फ्रिक्शन कहलाएगा। क्लियर है? डेफिनेशन से क्लियर है? ये बात समझनी होगी आपको, बार बार इसको डिस्कस नहीं करेंगे। अगर फोर्स लग रही है और ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तब भी फ्रिक्शन लगती है। अगर फोर्स आप लगा रहे हो और ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तो इसको जो नहीं चलने दे रहा है वही तो फ्रिक्शन है। जो इस ब्लॉक को नहीं चलने दे रहा है वही तो फ्रिक्शन है। बात समझ गए? तो आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने सिर्फ डेफिनेशन को कवर किया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। रीजन एंड कॉजेज ऑफ अ फ्रिक्शन। रीजन और कॉजेज क्या है फ्रिक्शन के? किसकी वजह से फ्रिक्शन आ रही है ये? अरे कैसे एक फोर्स रिलेटिव मोशन को अपोज कर रही है? ये बात समझनी होगी आपको, ध्यान से समझिए। रीजन एंड कॉजेज हम पढ़ेंगे। फ्रिक्शन के रीजन क्या है, कॉजेज क्या है? तो मॉडर्न व्यू क्या कहता है? मॉडर्न व्यू ध्यान से समझिए। मॉडर्न व्यू कहता है कि दो बॉडीज है ना, सारी दुनिया किससे मिलके बनी है? एटम से मिलके बनी है। सारी चीजें जो आप देखते हो, आप और मैं भी एटम से मिलके बने हैं। तो एटम की थ्योरी को हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था फंडामेंटल फोर्सेस में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। उसमें मैंने एटम की कहानी आपको सुनाई थी। एटम की कहानी क्या है? दो एटम के बीच में अट्रैक्शन भी होता है और रिपल्शन भी होता है। ना तो दो एटम पास आना पसंद करते हैं, ना ही दूर जाना पसंद करते हैं। बात समझ आई थी मैंने आपको? ना ही दो एटम पास आना पसंद करते हैं, ना ही दूर जाना पसंद करते हैं। उनको क्या पसंद है? उनको पसंद है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे रहना पसंद है। ये बात मैंने डिस्कस की थी आपसे। उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ फॉलो करते हैं। दो बॉडीज मैंने बना दिया, एक ये सरफेस है और एक ये बॉडी है। ये ब्लॉक, इसके ऊपर लेट से फोर्स हमने लगाया तो ये स्लाइड करने की कोशिश करेगा, बिल्कुल करेगा, ठीक है। जैसे ही आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो क्या होगा? इस बॉडी के एटम्स इस सरफेस के एटम से दूर जाएंगे। ना एटम को दूर जाना पसंद है, ना एटम को पास आना पसंद है। एटम को पसंद है तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पर रहना पसंद है, जहां पर नेट फोर्स क्या हो? जीरो हो। जहां पर नेट अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स क्या हो? जीरो हो। ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। जैसे ही ये वाली बॉडी दूर जाएगी तो इसके एटम्स नहीं चाहेंगे कि इस वाले सरफेस से दूर जाया जाए। तो अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगी? अट्रैक्शन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या करेगी? अपोज करेगी। किसको? दूर जाने को। मतलब मोशन को क्या करेगी? रिलेटिव मोशन को क्या करेगी? अपोज करेगी। इसी अपोज करने के तरीके को फ्रिक्शन फोर्स बोला जाता है। ये बात समझनी होगी। जैसे ही फोर्स लगाई, इसके एटम दूर जाएंगे, लेकिन एटम को दूर जाना पसंद नहीं है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करेगा? मोशन को अपोज करेगा। नहीं चाहेगा कि रिलेटिव मोशन हो, नहीं चाहेगा कि उसके एटम जो पास में है वो दूर जाए। इसी अपोजिशन को, इसी अपोज करने के तरीके को क्या बोला जाता है? फ्रिक्शन बोला जाता है। किसकी वजह से होता है ये अपोज? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। मैं लिख देता हूं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन क्या करेगा? अपोज करेगा। किसको? अरे इसके मोशन को, रिलेटिव मोशन को, या फिर टेंडेंसी टू हैव अ मोशन को अपोज करेगा। उसी को फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दो तरीके से मैंने रीजन आपको बता दिया है, कॉजेज बता दिया है कि फ्रिक्शन किस वजह से लगती है।
बात समझ गए हो? पुराना मेथड क्या था? इररेगुलरिटीज। जितना बॉडी में इररेगुलरिटीज होगी उसके बीच में फ्रिक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। मॉडर्न व्यू कहता है जस्ट बिकॉज ऑफ इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। एटम को दूर जाना पसंद नहीं है। अरे रिलेटिव मोशन होगा तो एक बॉडी के एटम दूसरी बॉडी के एटम से दूर जाएंगे। एटम को दूर जाना पसंद नहीं है। एनएलएम पार्ट 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को आप देखिए, वहां मैंने अच्छे से बताई हुई है बात। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। तो फ्रिक्शन की डेफिनेशन अब तक हम समझ गए हैं। फ्रिक्शन क्या होता है कि अगर रिलेटिव मोशन होगा या फिर टेंडेंसी टू हैव अ रिलेटिव मोशन होगी तो क्या होगा? फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडी के बीच में आ जाएगा। फ्रिक्शन फोर्स दो बॉडीज के बीच में आ जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं। फ्रिक्शन जरूरी है या नहीं जरूरी है? आप चल नहीं पाते अगर फ्रिक्शन ना हो। अभी तक हमने डेफिनेशन को समझा, अब थोड़ा सा और इसको डिटेल में पढ़ते हैं। एग्जाम्पल से आपको 2-3 बातें समझाते हैं। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप चल नहीं पाते। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो आप चल नहीं पाते। ये बात समझते हो? आप समझते हो? वैसे तो न्यूटन्स थर्ड लॉ भी है कि जितना आपने एक्शन किया उतना आपका ग्राउंड क्या करता है? रिएक्शन करता है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो चल नहीं पाते। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, ध्यान से आपको देखना है। वॉकिंग ऑन अ ग्राउंड या फिर वॉकिंग ऑन आइस, कौन सा बेटर होगा? क्या आइस पे चलना आसान होगा या ग्राउंड पे चलना आसान होगा? ठीक है, समझते हैं। फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। ध्यान से देखो, जब आप ग्राउंड के ऊपर चलते हो, ध्यान से देखो, ग्राउंड के जब आप ऊपर चलते हो कुछ इस तरीके से आपका पैर होता है। अरे पीछे वाला पैर इस तरीके से होता है। आप कुछ यहां पर फोर्स लगाते हो, जितना ग्राउंड पे फोर्स लगाई उतना ग्राउंड ने आपके ऊपर लगा दी। न्यूटन थर्ड लॉ समझते हो? ठीक है, अब ध्यान से देखो, अगर फ्रिक्शन नहीं होती तो क्या होता? ये मैंने ग्राउंड का कॉन्सेप्ट बनाया है और ये मैंने आइस का कॉन्सेप्ट बनाया है। ध्यान से देखो, ये देखो, ठीक है, ये ग्राउंड पे है और ये आइस पे है। ये ग्राउंड पे है और ये आइस के ऊपर है, तो क्या होगा? ध्यान से देखो। अब आप जब आप ग्राउंड पे चलते हो तो फ्रिक्शन कहां पर ज्यादा होती है? आपके हिसाब से कहां पे ज्यादा होती है? फ्रिक्शन ग्राउंड पे ज्यादा होगी या आइस पे ज्यादा होगी? फ्रिक्शन डेफिनेटली बात है ग्राउंड पे ज्यादा होगी। अगर ग्राउंड पे फ्रिक्शन ज्यादा है तभी आप चल पा रहे हो। जहां फ्रिक्शन कम होगी आप नहीं चल पाओगे। आइस पे चलना मुश्किल है। देखते हैं कैसे मुश्किल है। ध्यान से देखो, पहले ग्राउंड पे जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन क्या होती है समझ लेते हैं। फ्रिक्शन की डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है जब आप चलते हो। ध्यान से समझिए, जब आपने पीछे वाला पैर ये जब आप यहाँ पर ग्राउंड पे रखते हो तो किस तरीके से ये क्या करता है? आपका पैर क्या करता है? रिलेटिव मोशन करना चाहता है। जब आप चलते हो तो आपका जो पीछे वाला जो पैर है वो क्या करता है? अर्थ को, ग्राउंड को पुश करता है। अरे पीछे को पुश करेगा ना, पुश करेगा मतलब क्या है? आपका पैर जो है इस वाले सरफेस के साथ एक रिलेटिव मोशन करना चाहता है। ये बात समझनी होगी। ये वाला सरफेस, ये वाला बॉडी इस वाले सरफेस के ऊपर एक मोशन, रिलेटिव मोशन करना चाहता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि फ्रिक्शन आपके पैर को आगे की तरफ पुश कर देता है। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ बच्चे समझ रहे होंगे कि सर आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे होना चाहिए, सर आगे चल रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे होना चाहिए, ऐसे ही तो समझ रहे हो। अरे बच्चे, यहां पर आप पैरों को स्किड नहीं कर रहे हो, आप पैर उठा के चल रहे हो। ये बात समझनी होगी। जब यहां पर आपका पैर होता है तो ये वाला पैर इस सरफेस के ऊपर पीछे को एक पुश करना चाहता है या पीछे की तरफ मोशन करना चाहता है। क्योंकि फ्रिक्शन है तो वो फ्रिक्शन आपके पैर को पीछे स्लाइड नहीं होने देता। वो क्या करता है? आगे की तरफ उसको पुश करता है जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन यहां पे सपोर्ट कर रहा है मोशन को। ये बात समझनी होगी आपको। आपके चलने को सपोर्ट करता है फ्रिक्शन, चलने को सपोर्ट करता है, लेकिन रिलेटिव मोशन को हमेशा हमेशा के लिए क्या करेगा? अपोज करेगा। रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा, आपके चलने को सपोर्ट कर रहा है। आपके चलने के लिए यहां पर फ्रिक्शन हेल्पफुल है। एक पॉइंट और समझ लो थोड़ा सा, आइस के बारे में एक बार देख लो। अगर आइस पे आप चलोगे तो क्या आपने ऑब्जर्व किया है? आपने ऑब्जर्व किया है आपका पैर हमेशा पीछे की तरफ स्लिप होता है।
जब आप आइस पे चलेंगे तो आपका पैर पीछे की तरफ क्या होगा, स्लिप होगा। अरे पीछे की तरफ स्लिप क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी है। आपके जो फोर्स आप लगा रहे हो वो बहुत ज्यादा है, वो बहुत ज्यादा है। तो फ्रिक्शन फोर्स आपके पैर को नहीं रोक पाती, बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, बहुत थोड़ी है। ये बात समझनी होगी। अगर फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगी तो वो आपके इस पैर को इस सरफेस के ऊपर रिलेटिव मोशन नहीं करने देगा। समझ पा रहे हो? पीछे वाला पैर अगर ऐसे सरफेस पे है, चिकने सरफेस पे है, अगर पीछे वाला पैर जब चिकने सरफेस पे होगा या आइस पे होगा तो पीछे की तरफ स्लिप कर जाएगा, मतलब रिलेटिव मोशन हो जाएगा। अरे इस वाले सरफेस पे रिलेटिव मोशन नहीं करने देना। किसको? फ्रिक्शन नहीं करने देगी रिलेटिव मोशन, इसलिए वो आगे की तरफ लगेगी। ये बात समझ पा रहे हो? अगर आप स्किड करके चलते, अगर आप स्किड करके चलते, ध्यान से समझना, तीनों केसेस को ध्यान से समझ लो। अगर आप स्किड करके चलते, जैसे चलते हैं ना, पैरों को घसीट के चलते, तो क्या होता? तो डेफिनेटली बात है फ्रिक्शन पीछे होता। अरे समझ पा रहे हो? यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर आपका पैर और ये जो सरफेस है, ये पीछे, ये बॉडी इस सरफेस पे पीछे को स्किड करना चाह रही है, पीछे को स्किड करना चाह रही है, तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा। वो जो फ्रिक्शन है वो आपके पैर को स्किड करने नहीं दे रही है। ये बात समझ पा रहे हो? फिसलने नहीं दे रही है। आइस के केस में क्या है? फ्रिक्शन बहुत कम है, बहुत कम है, फ्रिक्शन बहुत ना के बराबर है, इसीलिए तो पैर पीछे फिसल जाता है, इसीलिए तो पैर पीछे फिसल जाता है। इसका मतलब क्या है? फ्रिक्शन कम है, तो जो रिलेटिव मोशन है आपके पैर और आइस के बीच में, वो फ्रिक्शन उस रिलेटिव मोशन को अपोज नहीं कर पाता है। बहुत कम फ्रिक्शन है, बिल्कुल नेग्लिजिबल फ्रिक्शन है, तभी तो नहीं चल पाते हो। बात समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? तो ये बात समझने की है। जब आप चलते हो तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन आगे होती है, ये बात समझनी होगी। अगर आप स्किड करके चलोगे, पैरों को घसीट के चलोगे, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ होगा। ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक अगर इस डायरेक्शन में चलेगा तो फ्रिक्शन ऐसे ही लगेगी। हम कब मना कर रहे हैं? लेकिन ये आप पैर उठा के चलते हो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब रिलेटिव मोशन हो सकता था, जब रिलेटिव मोशन हो सकता था, क्योंकि ये बॉडी इसके ऊपर इस तरफ को पुश कर रही है, इस तरफ को रिलेटिव मोशन करने की कोशिश कर रही है, तो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ लगेगा। बात समझ पा रहे हो? बात समझ पा रहे हो? तीनों ही केसेस मैंने बता दिए हैं आपको। बात समझ पा रहे हो? ये उस टाइम का फ्रिक्शन है जब आपका पीछे वाला पैर क्या कर रहा होता है? पुश कर रहा होता है, रिलेटिव मोशन करने की कोशिश कर रहा होता है। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन आपका पैर फिसलता नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन पैर नहीं फिसलता। कोशिश तो करता है, देखो ना, ये कोशिश तो करता है, ये कोशिश तो करेगा फिसलने की, लेकिन फ्रिक्शन आगे है, फ्रिक्शन आगे है, इसलिए पैर नहीं फिसलेगा। इसका ही उल्टा है आइस के ऊपर। आप फर्श पे, फ्लोर पे ऑयल डाल दो, तेल डाल दो, तो क्या होगा? आप देखोगे आपका पैर पीछे की तरफ जा रहा है। अरे पैर पीछे की तरफ जाएगा क्योंकि आगे की तरफ फ्रिक्शन बहुत नेग्लिजिबल होगी, बहुत नेग्लिजिबल होगी। आपका पैर कहां जाएगा? पीछे की तरफ चला जाएगा। ग्राउंड पे क्यों नहीं जाता? क्योंकि फ्रिक्शन आगे की तरफ ज्यादा है, आगे की तरफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है, आगे की तरफ फ्रिक्शन बहुत ज्यादा है। सफिशिएंट है कि ये जो स्लाइड करना चाह रहा है, सफिशिएंट है कि वो फ्रिक्शन इस स्लाइड को नहीं करने देती। क्लियर है बात? ये कॉन्सेप्ट समझने का था। बहुत बच्चों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि फ्रिक्शन सर आगे क्यों, आगे क्यों? मोशन तो आगे कर रहे हैं, अभी तो आपने बताया था कि अपोज करता है। अरे हम कब कह रहे हैं अपोज नहीं करता? अपोज ही करेगा। स्किडिंग करा लो, सीधे सीधे चला लो, हमेशा पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा। लेकिन यहां पर क्या है? इस पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है जब ये पीछे वाला पैर पुश कर रहा होता है फ्लोर को, ग्राउंड को, तो क्या होता है? ये फ्रिक्शन ही तो रोकती है आपके पैर को, फ्रिक्शन ही रोकती है आपके पैर को। ये बात समझनी होगी आपको। मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूं आप समझ गए होंगे। अच्छा एक क्वेश्चन और बता दो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? यहां पे जब आप चलते हो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? अरे जब आप चलते हो, जब आप नॉर्मल चलते हो, मैं दोबारा से समझना, जब आप नॉर्मल चलते हो तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? पैर उठा के चलते हो ना, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन 0 होगा। अरे फ्रिक्शन फोर्स तो है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। अरे इस मूवमेंट पे फ्रिक्शन फोर्स लगी, आपने पैर उठा लिया, यहां पे पैर आ गया आपका। अरे बात समझे? डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है, डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना है। जब फोर्स लग रही थी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं था, जब फोर्स लग रही थी तो डिस्प्लेसमेंट नहीं था। वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 0। वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स इज 0 व्हेन यू आर वॉकिंग ऑन अ स्ट्रीट।
बात समझते हो? जिस टाइम पे फोर्स लग रही थी उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट नहीं था। वर्क पावर एनर्जी में हम डिस्कस करेंगे, जब फोर्स लगती है तो डिस्प्लेसमेंट भी होना चाहिए, तभी वर्क होगा, अदरवाइज वर्क नहीं होता है। फोर्स तो लग रही है, उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट थोड़ी ना, वहीं का वहीं है पैर। जिस इंस्टेंट पे फोर्स लग रही है उस टाइम पे पैर वहीं का वहीं है, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं है। दूसरी बात समझिए, जब ये पैर उठता है तब डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, लेकिन फोर्स कहाँ है? अरे हवा में है ना पैर, हवा में है यहाँ पे पैर, यहाँ पे हवा में है, तो फोर्स कहाँ है? फोर्स नहीं है। तो बात समझ पा रहे हो? बात समझ के तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। साइकिल व्हेन पैडलिंग, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ये आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, साइकिल व्हेन पैडलिंग। ध्यान से समझते हैं। ये साइकिल है एक ग्राउंड के ऊपर, ये हो गए इसके पैडल। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके एनसीईआरटी का एग्जांपल है, ध्यान से समझ लेते हैं। जब पैडलिंग कर रहे हो आप, जब पैडलिंग करोगे तो क्या होगा? ध्यान से, फ्रिक्शन की डायरेक्शन बना लेते हैं, फ्रिक्शन की क्या बना लेते हैं? डायरेक्शन बना लेते हैं। कैसे होगा? ध्यान से देखो, एक बात बताओ, जब आप पैडलिंग करते हो, साइकिल पे जब पैडलिंग करोगे तो कौन सा वाला टायर घूमता है? अरे जब साइकिल पे पैडलिंग करोगे तो पीछे वाला टायर घूमता है ना, ये सब जानते हो आप। तो पीछे वाला टायर क्या होगा? रोटेट होगा। क्या होगा? रोटेट होगा। कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, ठीक है? रोटेट होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जब रोटेट होता है तो इस वाले सरफेस पे क्या होगा? जहां पर कांटेक्ट है, ध्यान से देखना तुम्हें, टायर का कांटेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस हिस्से पे है, सरफेस के साथ। टायर का कांटेक्ट ग्राउंड के साथ इस वाले हिस्से पे होता है, टायर का कांटेक्ट ग्राउंड के सरफेस पे इस वाले हिस्से पे होता है, ठीक है? इतनी बात समझते हो? मैंने बताया था अगर कांटेक्ट होगा तो वहीं पे फ्रिक्शन होगी। इस पूरे एरिया में टायर पे कोई फ्रिक्शन नहीं होती है, समझते हो? चलो आगे बढ़ते हैं। इस वाले हिस्से पे क्या होगी? कांटेक्ट बन रहा है तो फ्रिक्शन होगी, बिल्कुल होगी। फ्रिक्शन क्यों होगी? ध्यान से देखो, ये टायर घूमेगा तो जो वेलोसिटी होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। अरे ध्यान से देखो, अरे होगी नहीं होगी? लीनियर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी, टायर की होगी। लेकिन ध्यान से देखना है आपको, ये टायर पैडलिंग के दौरान पीछे क्यों नहीं जा पा रहा है? पीछे इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि आगे की तरफ क्या है? फ्रिक्शन है। ये बात समझनी होगी। ड्यूरिंग द पैडलिंग पीछे वाले टायर पे जो फ्रिक्शन लगती है वो आगे की तरफ लगती है। पीछे वाले टायर पे जो फ्रिक्शन लगती है वो आगे की तरफ लगती है। अगर कोई चिकना यहां पर सरफेस होता या आइस होती तो साइकिलिंग करने में क्या होती? बहुत डिफिकल्टी होती। बार बार पीछे की तरफ स्किड होता, इसलिए होता क्योंकि फ्रिक्शन कमजोर है वहां पे, वीक फ्रिक्शन है वहां पे। समझ पा रहे हो? क्यों आगे की तरफ चल रही है? क्योंकि जब आपका टायर इस वाले सरफेस पे है तो फ्रिक्शन की वजह से फ्रिक्शन इतना है कि वो क्या कर रहा है? उसको पीछे जाने से रोक रहा है। तो फ्रिक्शन आगे की तरफ है, पीछे वाले टायर पे। लेकिन आगे वाले टायर की बात करें, आगे वाला टायर नॉर्मल तरीके से क्या हो रहा है? आगे चल रहा है। नॉर्मल तरीके से आगे चल रहा है तो आगे वाले टायर पे मोशन इधर और फ्रिक्शन किधर? फ्रिक्शन इधर। इतनी बात समझ गए? आगे वाले टायर पे ड्यूरिंग द पैडलिंग क्या होगा? मोशन आगे है तो फ्रिक्शन पीछे होगा। व्हेन नॉट पैडलिंग के केस में क्या होगा? सिंपल होगा। साइकिल आगे चल रही है तो फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे ही होगा। फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे होगा। जस्ट ड्यूरिंग द पैडलिंग के टाइम पे आपको समझना होगा वेलोसिटी इधर है, वेलोसिटी जो टायर की जो वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में होगी। देखो ना, इस तरीके से रोटेट कर रहा है, रिलेटिव मोशन के हमेशा ऑपोजिट में ही फ्रिक्शन होगी। इस पॉइंट पे रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में है। इस समझने की बात है। इस पॉइंट पे इस टायर का रिलेटिव मोशन इस डायरेक्शन में होना चाहिए। जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो नहीं होता है। वो क्या करता है? आगे की तरफ जाता है। क्लियर है बात? तो फ्रिक्शन इस सरफेस पे क्या होती है? आगे की तरफ होती है। क्लियर है बात आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? नॉट पैडलिंग के केस में क्या होगा? फ्रिक्शन क्या होगा? जब पैडल नहीं कर रहा होगा, जैसे मोशन होगा उसके ऑपोजिट में क्या होगी? फ्रिक्शन होगी। क्योंकि सिंपल टायर क्या चल रहा है? आगे चल रहा है। साइकिल कहां चल रही है? आगे की तरफ चल रही है। तो फ्रिक्शन क्या होगा? पीछे की तरफ होगा। क्लियर है बात समझ गए हो? तो आगे बढ़ते हैं। फ्रिक्शन दो तरीके की होती है।
ड्राई फ्रिक्शन और वेट फ्रिक्शन। ड्राई फ्रिक्शन के दो पार्ट्स हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझनी होगी आपको। दो तरीके की फ्रिक्शन है, ड्राई और वेट फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन बोले तो जो फ्रिक्शन फ्लूइड्स के केस में हम पढ़ते हैं वो होती है वेट फ्रिक्शन। जो फ्लूइड्स का हम केसेस पढ़ेंगे तो वेट फ्रिक्शन को पढ़ेंगे। अभी एनएलएम में आपका इससे कोई मतलब नहीं है। क्लियर है बात? जो अभी आपके जो सिलेबस में है वो है ड्राई फ्रिक्शन या फिर स्टैटिक फ्रिक्शन या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है। मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था वो ब्लॉक वाला, जब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे थे तो ज़रूरी नहीं है कि ब्लॉक एकदम से चल जाए। अरे क्या ज़रूरी है क्या? जब बहुत बड़ा कोई बॉक्स रखा होता है, जब आप अकेले उसको फोर्स लगाते हो तो कई बार क्या होता है वो हिलता भी नहीं है, तब आप दो चार और का इंतजाम करते हो तब जाके उसको हिला पाते हो। ऐसा पॉसिबल है ना? ऐसा आपने किया होगा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो और वो मोशन में नहीं आ रहा है लेकिन वो टेंडेंसी डेवलप कर रहा है मोशन में आने की, वो टेंडेंसी डेवलप कर रहा है मोशन में आने के लिए, मोशन नहीं कर रहा है, तो तब तक कौन सी फ्रिक्शन लगती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन लगती है बॉडी के ऊपर? स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी मोशन में आ जाती है तो कौन सी फ्रिक्शन लगती है? काइनेटिक। मैं लिख देता हूं, ये फ्रिक्शन रेस्ट में लगती है, ये फ्रिक्शन मोशन में लगती है। ये बात तुम समझ गए होगे। जैसे ही आपने बॉडी को पुश किया, बॉडी चल नहीं पा रही है लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन उसके अंदर जाग गया है। आप रिलेटिव मोशन को चलाना चाह रहे हो, आप उसको स्किड कराना चाह रहे हो, आप उस दो बॉडी के बीच में एक मोशन को कराना चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है। किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक फ्रिक्शन है तो जब तक बॉडी मूव नहीं करेगी, अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो उस बॉडी पे लगेगी स्टैटिक फ्रिक्शन। जैसे ही बॉडी मूव कर गई तो उसके ऊपर लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, बात समझ गए? थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझते हैं। देखो ध्यान से, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या कहता है कि टेंडेंसी ऑफ अ रिलेटिव मोशन, टेंडेंसी ऑफ अ रिलेटिव मोशन मतलब क्या है? चला नहीं है, अभी चला नहीं है लेकिन चलना चाहता है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा। चला नहीं है, चलना चाहता है, चला नहीं है तो कौन सी फ्रिक्शन बॉडी के ऊपर लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगी। क्लियर है? बात समझ पाते हो? ठीक है। इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स मतलब क्या है? इसकी बात ध्यान से समझनी होगी आपको। एक बात बताओ, अगर फोर्स नहीं है, एक बॉडी के ऊपर एक और बॉडी रखी है और कोई फोर्स नहीं लग रही है एक बॉडी के ऊपर, ध्यान से समझना, एक ग्राउंड पे एक ब्लॉक पड़ा हुआ है और कोई फोर्स नहीं लग रही है ब्लॉक के ऊपर, तो क्या फ्रिक्शन होगा? अरे नहीं होगा। अरे कोई भी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स, बाहर की एक्सटर्नल फोर्स उस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिस्टर्ब नहीं कर रही है, तो किस बात की फ्रिक्शन? ये बात समझनी होगी। अगर बॉडी के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रही है तो किस बात की फ्रिक्शन? कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं कर रहा है, जहां एटम्स हैं दो बॉडी के वहीं पर है वो, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई उनको दूर लेके जाने की कोशिश नहीं कर रहा है, कोई भी फोर्स रिलेटिव मोशन को नहीं सपोर्ट कर रही है, तो किस बात की फ्रिक्शन है? बात समझ गए? तो कोई फोर्स नहीं तो कोई फ्रिक्शन नहीं। जैसे ही आपने जितना उसको क्या किया, मोशन को सपोर्ट किया, जैसे ही आपने कोई फोर्स लगाई जो रिलेटिव मोशन को सपोर्ट करेगी, जो रिलेटिव मोशन को चलाने की कोशिश करेगी, तो क्या होगा उस केस में? जैसे ही आपने कोई फोर्स लगाई और वो फोर्स उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डिस्टर्ब करेगी या फिर किसी बॉडी को चलाने की कोशिश करेगी, तो क्या आ जाएगी? फ्रिक्शन आ जाएगी। सपोज करो आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, सपोज करो किसी बॉडी के ऊपर आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया, तो क्या होगा? 10 न्यूटन ही फ्रिक्शन लगेगी। ये बात समझनी होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है, अभी बॉडी चली नहीं है, अभी बॉडी रेस्ट की बात कर रहा हूं मैं, अगर बॉडी रेस्ट पे ही है और आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन भी 10 न्यूटन होगी। ध्यान से समझो, आपने 10 न्यूटन कोशिश करी कि बॉडी मोशन में आ जाए, आपने जितना उसको चलाने की कोशिश किया उतना ही उसने क्या किया? अपोज किया। जितना आपने एक बॉडी के ऊपर फिसलने के लिए कोशिश किया, उतना ही
फ्रिक्शन फोर्स ने अपोज किया। इतनी बात समझते हो आप? जितना एक बॉडी दूसरी बॉडी के ऊपर फिसलना चाहेगी, रिलेटिव मोशन करना चाहेगी, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगी? उसे अपोज करेगी, उतना ही फ्रिक्शन फोर्स अपोज करेगी। तो ये क्या है? इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स है, इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? जितना आपने फोर्स लगाया उतनी फ्रिक्शन लगी, जितना फोर्स लगाया उतनी ही फ्रिक्शन लगी। सेल्फ एडजस्टिंग है, सेल्फ एडजस्टिंग है। समझ पा रहे हो? तो ध्यान से देखो, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन एट रेस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसा भी नहीं है कि आप फोर्स लगाते जा रहे हो और बॉडी हिले ना, ऐसा थोड़ी ना होता है कि आप फोर्स लगाते जा रहे हो और बॉडी हिले ना, ऐसा नहीं हो सकता। तो क्या होगा? एक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन एट रेस्ट इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन। मतलब दो सरफेस के बीच में एक लिमिटिंग फ्रिक्शन डेफिनेटली होगा। अगर आपने फोर्स उस लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लगा दिया तभी बॉडी मूव करती है, अदरवाइज बॉडी मूव नहीं करती। बात समझनी होगी। दो बॉडीज के बीच में एक मैक्सिमम फ्रिक्शन डिफाइंड होती है, एक मैक्सिमम फ्रिक्शन डिफाइंड होती है। अगर आपकी फोर्स उस मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा लगती है तभी बॉडी मूव करती है। ये आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल देखा होगा। तो उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन एट रेस्ट, जो रेस्ट पे लगने वाली मैक्सिमम फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन को क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्या बोला जाता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझिए। एक ब्लॉक है, रेस्ट कंडीशन पे है। किस पे है? रेस्ट कंडीशन पे एक ब्लॉक है। यहां से आप फोर्स लगा रहे हो, फोर्स लग रही है 10 न्यूटन, फोर्स लग रही है 10 न्यूटन। ब्लॉक रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन कितना होगा? मैं डिस्कस कर चुका हूं। जितना आपका फोर्स होगा उतना ही बॉडी पे क्या होगा? फ्रिक्शन होगा। कब तक होगा? अगर बॉडी रेस्ट पे है। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जितना आप जगा रहे हो फ्रिक्शन को उतना ही फ्रिक्शन जगती है। जितना आप मोशन कराने के लिए कोशिश कर रहे हो उतना ही फ्रिक्शन अपोज करेगा आपके मोशन को। बात समझ पा रहे हो? तो 20 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगा? 20 न्यूटन लगा। 30 आपने लगाया तो फ्रिक्शन भी कितना लगा? 30 लगा। ये बात समझने की है। जितना आप फोर्स लगाओगे उतना ही फ्रिक्शन लगता है। कब तक? जब तक बॉडी रेस्ट पे है। जब तक अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही क्या लगा? बॉडी के ऊपर फ्रिक्शन लगी। अगली बात समझते हैं। लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है? मैक्सिमम फ्रिक्शन एट रेस्ट। मतलब मैक्सिमम फ्रिक्शन एट रेस्ट जब बॉडी रेस्ट पे है ना, जब बॉडी रेस्ट पे है तो दो बॉडीज के बीच में जो मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग रही है उसको क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अगर आप किसी चीज को डिस्टर्ब नहीं कर रहे हो तो किस बात की फ्रिक्शन? मतलब अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो किस बात की फ्रिक्शन? अगर आप फोर्स ही नहीं लगा रहे हो तो किस बात की फ्रिक्शन? नहीं फ्रिक्शन लगेगी। इसका मतलब क्या है? मैक्सिमम फ्रिक्शन कब लगती है? जब आप बॉडी को जस्ट अबाउट टू मूव कराने वाले हैं। जब आपने इतनी फोर्स लगा ली कि अगर अब आपने लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगाई तो बॉडी क्या कर जाएगी? मूव कर जाएगी। बात समझ पा रहे हो? दो बॉडी के बीच में सबसे ज्यादा जो फ्रिक्शन लग सकती है वो क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन होती है। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो ये कैसे, क्या फॉर्मूला होता है इसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एन के, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के। ठीक है, जितना ज्यादा एन होगा उतनी ज्यादा लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। जितना ज्यादा एन होगा मतलब जितना ज्यादा एक्शन होगा उतना ज्यादा रिएक्शन होगा। जितना ज्यादा रिएक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन होगी। क्लियर है बात? तो बात समझते हो? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। म्यू एस को डिफाइन करते हैं कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अलग अलग सरफेस के लिए अलग अलग होता है, इसकी वैल्यू सरफेस पे डिपेंड करती है। क्लियर है बात? ये आपको गिवन होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस अगर बोलेगा तो आपको गिवन होगा, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन गिवन होगा। तो फॉर्मूला जो निकल के आया वो आया FL इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। FL इज इक्वल्स टू म्यू एस एन। FS क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। FS क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन को हम FL से डिनोट करते हैं और स्टैटिक फ्रिक्शन को हम डिनोट करेंगे FS के साथ। क्लियर है बात? क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से समझिए। एक ब्लॉक है,
एक ब्लॉक है, इसके ऊपर एक फोर्स लग रही है। क्या लग रही है? फोर्स लग रही है। फोर्स लगेगी तो हो सकता है मोशन हो जाए, हो सकता है मोशन ना हो। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? लिमिटिंग फ्रिक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपकी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा लग रही है तो मोशन हो जाएगा। अगर आपकी फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम लग रही है तो मोशन नहीं होगा, बॉडी रेस्ट पर रहेगी। तो चेक कर लेते हैं। फाइंड फ्रिक्शन निकालना है। कब निकालना है? जब फोर्स 10 लगी है। मेरे पास लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू गिवन है 100। तो ध्यान से चेक कर लेते हैं। अगर 10 फोर्स लगाओगे, अगर 10 फोर्स लगाओगे तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? अरे फ्रिक्शन की वैल्यू होगी 10। कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम फ्रिक्शन जो दो सरफेस के बीच में लग रही है वो कितनी है? वो है 100। मैक्सिमम फ्रिक्शन कितनी लग रही है? 100 लग रही है। 100 लग रही है दो सरफेस के बीच में, लेकिन अगर आपने 10 ही फोर्स की, 10 ही कोशिश करी आपने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जगाने की, आपने 10 फोर्स के साथ ही इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को जगाया, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी 10 के हिसाब से ही लगेगी। बात समझ पा रहे हो? आपने 10 कोशिश करी, ऐसे समझिए आपने 10 कोशिश करी 2 एटम को दूर लेके जाने की, तो 2 एटम भी 10 ही कोशिश करेंगे पास आने की। बात समझ पा रहे हो? अरे रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है? अरे रिलेटिव मोशन होता है तो 2 एटम दूर ही तो जाते हैं। 2 एटम दूर जाते हैं, 2 नहीं जाते, मिलियंस ऑफ एटम्स दूर जाते हैं। बात समझ पा रहे हो? तो मिलियंस ऑफ एटम्स दूर जाएंगे, तो मिलियंस ऑफ एटम दूर जाना पसंद नहीं करते हैं, वो क्या आएंगे? वापस पास आना पसंद करेंगे, या उसी इक्विलिब्रियम डिस्टेंस पे आना पसंद करेंगे। बात समझ पा रहे हो? तो आपने 10 फोर्स से किसी चीज को जगाया तो वो क्या करेगी? इंटरमोलिक्यूलर फोर्स 10 फोर्स ही लगाएगी वापस से वहां पर पहुंचने के लिए। क्लियर है बात? तो जितना आपने फोर्स लगाया उतना ही फ्रिक्शन होता है। कब तक? जब तक बॉडी रेस्ट में है, जब तक बॉडी रेस्ट में है। ये बात समझनी होगी आपको। तो 20 फोर्स लगाई तो 20 फ्रिक्शन, 80 फोर्स लगाई तो 80 फ्रिक्शन, 100 फोर्स लगाई तो 100 ही फ्रिक्शन। जितना फोर्स लगा रहे हो, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन भी उतना ही है तो फ्रिक्शन भी उतना ही होगा, 100 फ्रिक्शन भी कितना? 100 फ्रिक्शन। जैसे ही आपने 101 फोर्स लगाई तो फ्रिक्शन क्या होगी यहाँ पे? अब बॉडी क्या आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। बॉडी कहाँ पे आ जाएगी? मोशन में आ जाएगी। जैसे ही बॉडी मोशन में आई तो क्या होगा? जैसे ही बॉडी मोशन में आई तो अब स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लगेगा, अब क्या लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या लगेगा अब लगेगी बॉडी के ऊपर काइनेटिक फ्रिक्शन। अरे समझ गए इस बात को? समझ गए हो इस बात को ना? अगर बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो इसका मतलब उसके ऊपर कौन सी लगेगी? स्टैटिक फ्रिक्शन। कब लगेगी? अगर तो फोर्स लग रही है। अगर फोर्स नहीं है तो किस बात की फ्रिक्शन? फोर्स ही नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को नहीं छेड़ रहे हो तो किस बात की फ्रिक्शन? अगर छेड़ा तो फ्रिक्शन लगेगी, अगर आपने छेड़ा तो फ्रिक्शन लगेगी। क्लियर है बात? अगर बॉडी मोशन में आ गई तो उसके ऊपर लगती है काइनेटिक फ्रिक्शन। थोड़ा सा काइनेटिक फ्रिक्शन को समझ लेते हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। ध्यान से आपको बात समझनी होगी। आपने खुद ऑब्जर्व किया होगा, जो चीज रुकी हुई है, ध्यान से समझना, जो चीज रुकी हुई है उसको चलाने में ज्यादा एफर्ट लगता है। जो चीज ऑलरेडी मोशन में है उसको चलाने के लिए एज कंपैरेटिवली कम एफर्ट लगता है। इतनी तो तुम्हें बात समझ में आनी चाहिए। तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है? कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। स्टैटिक से कम नहीं होती। अरे स्टैटिक से कम थोड़ी ना बोलोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम हो सकती है। बात समझ पा रहे हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्लियर है बात? तो ध्यान से समझो। लेस देन अ लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। फिक्स फॉर एनी मोशन, अगर बॉडी मोशन में एक बार आ गई है, चाहे कैसा ही भी मोशन हो, यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो या एक्सेलरेटेड हो, कुछ भी हो, काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। अगर बॉडी मोशन में आ गई है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी? फिक्स होगी। अगर बॉडी मोशन में आ गई है तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगी? हमेशा फिक्स होगी। क्लियर है बात? तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करती है? एन के ऊपर डिपेंड करती है। एफ के क्या है? एफ के को हम डिनोट करते हैं एज अ
काइनेटिक फ्रिक्शन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटा तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दोनों गिवन होंगे। स्टैटिक के लिए कोफिशिएंट अलग होता है, और जब बॉडी मोशन में होती है तो काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा, अलग होगा। ठीक है, दोनों ही सरफेस पे डिपेंड करते हैं, दोनों किस पे डिपेंड करते हैं, सरफेस पे डिपेंड करते हैं। और एफ के का फॉर्मूला क्या बन गया, म्यू के इंटू में एन, एन इज व्हाट, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया काइनेटिक फ्रिक्शन का। अब जल्दी से एक ग्राफ बना लेते हैं, जल्दी से ग्राफ बना लेते हैं, फिर थ्योरी इसकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर क्वेश्चंस की तरफ हम डायरेक्ट बढ़ेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, एक ग्राफ बना लेते हैं। किस किस के बीच में ग्राफ है, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स और फ्रिक्शन के बीच में ग्राफ है। किसके बीच में, फ्रिक्शन के बीच में। ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से समझना है, बहुत ध्यान से। तो ध्यान से देखो, जैसे जैसे आप बढ़ाओगे फोर्स को, फ्रिक्शन क्या होगी, बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। एक पॉइंट आएगा, एक पॉइंट आएगा अगर आपने अप्लाइड फोर्स को लिमिटिंग फ्रिक्शन से, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, जो कि मैक्सिमम फ्रिक्शन होती है, अगर उससे ज्यादा आपने अप्लाइड फोर्स कर दी तो क्या क्या होगा, बॉडी मोशन में आ जाएगी। ये बात समझते हो, ये बात समझते हो, ये बात समझते हो। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं मेरा आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तुम्हें। मान लो यहां पर आ गया लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये पूरा क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अरे जैसे जैसे फोर्स बढ़ाई ऐसे ऐसे फ्रिक्शन बढ़ गया, फ्रिक्शन बढ़ गया। एक पॉइंट आएगा कि आपने बॉडी को कहां तक फोर्स लगा दी, बॉडी के ऊपर मैक्सिमम फ्रिक्शन से भी ज्यादा आपने फोर्स लगा दी, तो बॉडी क्या करेगी, मोशन में आएगी। यहां पर क्या थी बॉडी, अभी तक रेस्ट में है, अभी तक रेस्ट में है। जैसे ही मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा आपने फोर्स लगा दी, बॉडी मोशन में आ जाएगी। बॉडी मोशन में आते ही कौन सी फ्रिक्शन लगती है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। अभी आपको बताया था, जब कोई चीज रेस्ट पे होती है उसको चलाने में थोड़ा ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जब बॉडी एक बार कोई चीज मोशन में आ जाती है तो उसको चलाने के लिए कम डिफिकल्टी होती है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। काइनेटिक जब मोशन में आ जाती है बॉडी तो उसके ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, उसके ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। दिस इज द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो बात समझो ध्यान से। तो ये होगी कुछ काइनेटिक फ्रिक्शन, अरे कुछ होगी। एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी पे क्या होती है, फिक्स हो जाती है। इसीलिए मैंने इसको यूनिफॉर्म बना दिया। एक बार बॉडी मोशन में आ गई तो उसके ऊपर लगेगी काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होती है फिक्स। क्या होती है, काइनेटिक फ्रिक्शन फिक्स होती है। चाहे मोशन यूनिफॉर्म हो, नॉन यूनिफॉर्म हो, एक्सेलरेटेड हो, कैसा ही भी हो, कितनी फोर्स आप लगा लो, लगने वाली फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी, फिक्स होगी। अगर बॉडी मोशन में है, अगर बॉडी मोशन में है तो इसके ऊपर लगने वाली फ्रिक्शन फोर्स क्या होगी, फिक्स होगी। उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे, उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। तो ये बात ध्यान से समझ लो, उसको क्या बोलेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये इसका ग्राफ है, ये बात आपको समझनी होगी। क्या मैं बोल सकता हूं आपसे कि स्टैटिक फ्रिक्शन, क्या मैं बोल सकता हूं कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो सकती है? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। ध्यान से देखो, ये क्या है, यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। देख पा रहे हो, ये पूरी बॉडी क्या है, ये जो लाइन है ये क्या शो कर रही है, स्टैटिक फ्रिक्शन को शो कर रही है। मतलब बॉडी यहाँ पर क्या है, रेस्ट में है। इस पॉइंट पर देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है। लेकिन हम ऐसा क्या हमेशा बोल सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी? अरे ऐसा कैसे बोल सकते हो? स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से हमेशा ज्यादा नहीं होगी। इस पॉइंट पे तो स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से कम है। अरे समझ पा रहे हो, इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से कम है। इस पॉइंट पे स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से कम है। तो ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते कि स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज्यादा होगी काइनेटिक फ्रिक्शन से। नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन कम भी हो सकती है काइनेटिक फ्रिक्शन से, स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा भी हो सकती है काइनेटिक फ्रिक्शन से। एक बात आप बोल सकते हो, लिमिटिंग फ्रिक्शन हमेशा क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन से ज्यादा होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होगी। ये बातें आप बोल सकते हो। क्लियर है बात? तो यहां पर हमने थ्योरी पार्ट को कंप्लीट किया है। अब हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चंस हम करते हैं फ्रिक्शन के ऊपर। जो सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस हैं, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन से रिलेटेड, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, ध्यान से आपको देखना है। आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, अब बारी है क्वेश्चंस की। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन है इंक्लाइन प्लेन का। इंक्लाइन प्लेन की कहानी सारी आप सब समझते हो, कौन कौन सी फोर्सेस लगती हैं इंक्लाइन प्लेन में। ये डिस्कस करने का टाइम नहीं है अब। ठीक है, एनएलएम के पहले ही पार्ट में मैंने सारी चीजें डिस्कस की है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। एक इंक्लाइंड प्लेन है,
ये एक मास रखा हुआ है, एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, इतना समझते हो। इंक्लाइंड प्लेन का एंगल है 60 डिग्री, कितना है 60 डिग्री, ठीक है, इतनी बात समझते हो। समझते हो तो अब ध्यान से देखो क्या निकालना है, इसमें निकालनी है फ्रिक्शन, और बोला हुआ है ब्लॉक रेस्ट पे है। अरे बात समझने की है, इंक्लाइंड प्लेन पे ब्लॉक रेस्ट पे है। क्या निकालना है, नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो ध्यान से देखना है किस तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है, बहुत ध्यान से देखना है। एक बात बताओ, अगर बॉडी इंक्लाइंड प्लेन पे है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको फोर्सेस लगानी है। इस बॉक्स पे लगने वाली फोर्सेस को जल्दी से ड्रॉ कर देना है आपको। मैं एक बार और बता देता हूं, अगली बार से डायरेक्ट फोर्सेस बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, ये आप सब जानते हो, वेट। अरे वेट कहां की तरफ लगता है, वेट सेंटर की तरफ लगता है, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ वेट क्या होता है, वेट फोर्स लगती है। तो इसका वेट कहां होगा, बिल्कुल नीचे की तरफ होगा, सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ, ठीक है, इतनी बात समझते हो, ठीक है। ध्यान से देखना है, नॉर्मल कहां लगता है, नॉर्मल क्या कहां लगता है, नॉर्मल लगता है बिल्कुल परपेंडिकुलर, जहां पर कांटेक्ट होता है दो बॉडी का, उस कांटेक्ट से एक परपेंडिकुलर फोर्स लगती है, उसको नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं। ये बात भी हम डिस्कस कर चुके हैं। नॉर्मल रिएक्शन होता कितना है, जितना एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन, ये बात समझ गए हो। अच्छा, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये अगर 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, नहीं पूछोगे आप, ये 60 डिग्री तो ये भी 60 डिग्री, पार्ट 1 में अच्छे से बताया हुआ है, ठीक है। आप सब जानते हो वेक्टर को रिजॉल्व करना, आप सब जानते हो। अगर ये tan g है तो ये कितना होगा, tan g cos थीटा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर ये tan g है तो ये tan g cos थीटा होगा। वेक्टर क्वांटिटी अगर किसी के साथ थीटा बनाती है, किसी भी एक्सिस के साथ थीटा बनाती है, वो एक्सिस का कंपोनेंट क्या हो जाता है, वो वेक्टर क्वांटिटी tan g इनटू में cos थीटा। ये बात समझते हो, ये हो गया, इसका कंपोनेंट हो गया। इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, इस tan g वेक्टर क्वांटिटी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा। अरे वेक्टर में कंपोनेंट सारे बताए हैं, जाके वेक्टर की वीडियो को देखो। इसमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट ये होगा जो कि क्या होता है tan g साइन थीटा इज 60 डिग्री। कोई दिक्कत तुम्हें यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सारी फोर्सेस बन गई है, सारी फोर्सेस इंक्लाइंड प्लेन पे हमने बना दी है। जैसे ही फोर्सेस बन जाए काम आपका खत्म हो जाना चाहिए। सिंपल क्वेश्चन को समझना है। बोल रहा है फाइंड फ्रिक्शन। एक बात मुझे बता दो, अगर इस ब्लॉक पे ये फोर्स लग रही है तो इसको किसने रोका हुआ है। अगर इस ब्लॉक पे ये फोर्स लग रही है तो इसको रोकने वाला कौन, रोकने वाला इज ओनली फ्रिक्शन। अरे कौन रोकेगा, इस ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स ये लग रही है तो इसको नीचे आ जाना चाहिए, रोकने वाला होता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। अरे रोकने वाला इंक्लाइन प्लेन पे सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन। इतनी बात समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। फ्रिक्शन ही इसको रोक रहा है। रोकने का मतलब क्या है, फ्रिक्शन किसके बराबर हो गया, फ्रिक्शन हो गया इस फोर्स के बराबर। इतनी बात समझे, मैंने आपको बताया था अगर ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तब भी फ्रिक्शन होगी। अगर बॉडी में टेंडेंसी टू मूव है तब भी फ्रिक्शन होगी। मूव कर रहा है तब तो फ्रिक्शन होगी ही होगी। अगर टेंडेंसी टू हैव अ मोशन है तब भी उसके अंदर फ्रिक्शन होगी। कितनी फ्रिक्शन होगी, अरे जितना उसके ऊपर फोर्स लगाई जाएगी, जितना उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन को जगाया जाएगा उतनी ही फ्रिक्शन होगी। जितनी सीधी बातों में बोलूं, जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी फ्रिक्शन होगी। जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही फ्रिक्शन होगी। जितनी अप्लाइड फोर्स होगी उतनी ही फ्रिक्शन होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है, जितनी अप्लाइड फोर्स उतनी ही फ्रिक्शन होगी। अगर बॉडी रेस्ट पे है, बात समझ गए आप, बात समझ गए तो आगे बढ़ते हैं। यहां पर फ्रिक्शन हम निकाल चुके हैं, नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल आप सब जानते हो, नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक्शन कितना, अरे इस सरफेस पे इस ब्लॉक का एक्शन कितना, जितना एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन। इतना कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, इतना लाइफ को कॉम्प्लिकेट नहीं बनाना है आपको। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। एक्शन कितना है, अरे ये वाला बॉक्स इस सरफेस पे कितना एक्शन कर रहा है, एक्शन
बोले तो 10g cos 60। एक्शन मतलब क्या है, अरे ये वाला कंपोनेंट, ये वेट कंपोनेंट है, वेट कंपोनेंट है, इस वेट का ये वाला कंपोनेंट कितना, बोले तो इस वेट का असर इस डायरेक्शन में कितना, इस वेट का असर इस डायरेक्शन में कितना, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट, दैट इज कॉल्ड कंपोनेंट। तो बोले तो एक्शन जितना उतना रिएक्शन। एक्शन कितना है, 10g cos 60 is the action which is equal to the reaction, which is equal to the reaction। बात समझ पा रहे हो आप, बात समझ पा रहे हो, बात इतनी सी है कि जितना एक्शन उतना रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। मैं पहले पार्ट में डिस्कस कर चुका हूं नॉर्मल रिएक्शन को, जाके वीडियो देख सकते हो, बहुत बेसिक से मैंने वहां बताया हुआ है व्हाट इज नॉर्मल रिएक्शन। तमाम तरीके की फोर्सेस को वहां पर डिस्कस कर चुके हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोनों ही पार्ट यहां पे हो गया। इसको रोकने वाला कौन, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन रोक रहा है यहां पे। फ्रिक्शन कितना होगा, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। अगर बॉडी रेस्ट पे है तो फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर ही होगा। अगर बॉडी चल रही है, अगर बॉडी चल रही है तो उसके ऊपर फ्रिक्शन क्या होगी, काइनेटिक फ्रिक्शन के बराबर होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। अरे काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू के इंटू एन। म्यू के इज द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। एन इज व्हाट, एन इज नॉर्मल। समझ पाते हो, समझना तुम्हें चाहिए। अभी 2 या 3 फॉर्मूले ही डिस्कस किए हैं, बहुत छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से। अगला क्वेश्चन है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है और निकालना है इसमें फ्रिक्शन। इसमें नॉर्मल और फ्रिक्शन निकालना है हमें। ये इसी तरीके का क्वेश्चन है, इंक्लाइन प्लेन है लेकिन इसमें रेस्ट पे नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट रेस्ट पे नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। तो परेशान नहीं होना है, नीचे आए चाहे ऊपर जाए चाहे वहीं रहे, कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना है। जल्दी से फोर्सेस को बना लो। नीचे लाने वाली फोर्स होगी 10g sin 60 डिग्री, कोई दिक्कत तुम्हें नहीं होनी चाहिए। 10g sin 60 डिग्री कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद क्या होगा ये आप सब जानते हो। इसके बाद क्या होगा, 10g cos 60 डिग्री, ये क्या होगा, इसका n होगा। इतनी बात हम सब डिस्कस कर चुके हैं। अब इसका क्या निकालना है, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल हो गया n इज इक्वल टू 10g cos 60। जितना एक्शन उतना रिएक्शन। इस बॉक्स का इस सरफेस पे कितना एक्शन, 10g cos 60। तो इस बॉक्स का एक्शन कितना, 10g cos 60। तो इस सरफेस का इस बॉक्स के ऊपर रिएक्शन कितना होगा, 10g cos 60। इतनी बात समझते हो। तो फ्रिक्शन निकालनी है। एक बात मुझे बताओ, फ्रिक्शन निकालनी है, फोर्स नीचे को लग रही है, फोर्स नीचे को लग रही है। मैंने क्या बताया था, फ्रिक्शन हमेशा मोशन के ऑपोजिट होगी। फोर्स नीचे लग रही है, ब्लॉक भी नीचे ही आ रहा है, परेशान नहीं होना है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट होगी। बात समझने की है, रिलेटिव मोशन के ऑपोजिट होगी फ्रिक्शन की डायरेक्शन। फ्रिक्शन कहां लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा बिल्कुल ऊपर लगेगा। कितना होगा फ्रिक्शन, अरे फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा इस बार, फ्रिक्शन कितना होगा इस बार। एक बात बताओ, कौन सा वाला फ्रिक्शन होगा यहाँ पे, बॉडी मोशन में है तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन की बात होनी चाहिए। काइनेटिक फ्रिक्शन को मैं कैसे डिनोट करूंगा, मैं डिनोट करूंगा काइनेटिक फ्रिक्शन को डिनोट करेंगे एफ के से। किससे डिनोट करेंगे, एफ के से डिनोट करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, म्यू के इंटू में एन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, म्यू गिवन नहीं है। लेट से म्यू गिवन होता है 0.5, तो आप सीधा आंसर आता है 0.5 इंटू में एन कितना है, यहाँ पे एन है 10, जी को मैं लिखूंगा 10, cos 60 कितना होता है, cos 60 इज हाफ, cos 60 हाफ हो गया तो ये 5 आ गया। ये कितना आ गया 50 और कितना आ गया 50 और 5 25 आ गया। ये 25 आ गई आपकी काइनेटिक फ्रिक्शन। बात समझ गई, कैलकुलेशन को थोड़ा देख लेना, ठीक है ना। 25 हो गया, ठीक है। तो समझने की बात क्या है, अगर बॉडी मोशन में है तो सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगी। अगर बॉडी मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगती है। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे निकालते हैं, हमारे पास फॉर्मूला है एफ के क्या होता है, म्यू के इंटू में एन। अरे इतना नहीं सोचना है, काइनेटिक फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके थी, नॉर्मल रिएक्शन के थी। प्रोपोर्शनल का साइन हटा तो म्यू के आ गया। म्यू के क्या है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, जो गिवन होगा आपके पास, हमेशा गिवन होगा। ये 0.5 लिखा। एन क्या है, एन आपने निकाला है, एन इसके बराबर है 10g cos 60 के बराबर है। पुट करनी है वैल्यूज और आपके पास काइनेटिक फ्रिक्शन आ गई। बात समझ में आई। यहाँ बॉडी मोशन में है, यू हैव टू फाइंड द काइनेटिक फ्रिक्शन। बॉडी यहाँ पे मोशन में है,
बॉडी रेस्ट पे नहीं है, ये बात समझने की होगी आपको। अरे अगर बॉडी रेस्ट पे होती तो जितनी फोर्स उतनी फ्रिक्शन, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो जितनी फोर्स उतनी फ्रिक्शन, लेकिन अगर बॉडी मोशन में है तो आपको काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, जो फॉर्मूला सिंपल है, म्यू के इनटू में एन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आप इसको समझिए। देखो भाई आगे क्या कहता है, आगे एक इंक्लाइन प्लेन है, इस बार ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, अरे ब्लॉक ऊपर जाए नीचे आए वहीं रहे, आपको कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। ब्लॉक चल रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अरे ब्लॉक अगर चल रहा है ना तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अगर ब्लॉक रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी, यही हमें समझनी है। ठीक है, ब्लॉक अगर रेस्ट पे है तो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगी, अगर मोशन में है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, और काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला आप सब जानते हो, म्यू के इनटू में एन, म्यू के इनटू में एन। जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। ये फोर्स लगी इधर 10G sin 60 डिग्री, इधर लगी 10G cos 60 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ब्लॉक ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है तो क्या हुआ, काइनेटिक फ्रिक्शन होगी, अरे ऊपर जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन होगी। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होती है, एन क्या होगा यहाँ पे, एन किसके बराबर होगा, अरे जितना एक्शन उतना रिएक्शन, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड एन। क्या आ गया यहाँ से 10G cos 60 डिग्री, फ्रिक्शन कितनी आ गई यहाँ से, फ्रिक्शन क्या कितनी होगी, फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन कितनी होगी, म्यू के इनटू में एन के बराबर होगी। म्यू के जो भी गिवन होगा, एन कितना डालना है यहाँ पे 10G cos 60। सिंपल कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 3 ही लाइन आपको याद करनी है। एक और लाइन याद करनी है, अगर आपसे मैक्सिमम फ्रिक्शन पूछे, मैक्सिमम फ्रिक्शन की बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, बताओ बॉडी चलेगी या नहीं चलेगी, उसकी कंडीशन क्या है, आपको लिमिटिंग फ्रिक्शन चेक करनी पड़ेगी। क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स है, ज्यादा फोर्स है तो बॉडी चल जाएगी। अगर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है, अगर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम है तो बॉडी की भी नहीं चलेगी। समझते हो कहानी को, समझ में आएगी कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं ध्यान से। फाइंड नॉर्मल इन फ्रिक्शन व्हेन ब्लॉक डोंट स्लाइड, इसका मतलब क्या है, अरे ये दीवार है, एक दीवार है, दीवार पे आपने एक बॉक्स को ऐसे लगा दिया और उसको आपने होल्ड करा हुआ है। बताइए नॉर्मल एंड फ्रिक्शन, नॉर्मल बताना है आपको नॉर्मल बताना है और बताना है फ्रिक्शन कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, ब्लॉक दीवार से ही इसी तरीके से चिपका रहे, ब्लॉक स्लाइड ना करे की कंडीशन क्या होगी, मुझे जल्दी से बता दो। फ्रिक्शन निकालनी है और नॉर्मल निकालना है। नॉर्मल क्या होता है, जितना एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन। अरे एक्शन कितना कर रहे हो आप, अरे इस वॉल के ऊपर कितना एक्शन कर रहे हो, अरे जितना आप फोर्स लगा रहे हो उतना ही एक्शन है, अरे जो फोर्स लगा रहे हो वही तो एक्शन है, अरे जो आप इसको दबा रहे हो वही तो एक्शन कर रहे हो, जितना इसको दबाओगे वो एक्शन हो गया, और जितना दबाओगे वॉल क्या लगाएगी ब्लॉक के ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन लगाएगी। समझ पा रहे हो ना, इसको दबा रहे हो मतलब एक्शन कर रहे हो, जितना एक्शन उतना रिएक्शन, तो ये बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। एन किसके बराबर होगा, एफ के बराबर होगा, अरे एक्शन जितना उतना नॉर्मल रिएक्शन। अब तक तो बात तुम्हारी समझ में आ जानी, जितना एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन, ये बात समझ गए। तो अब इसके ऊपर लगने वाली फोर्सेस को ड्रॉ कर लेते हैं। सब जानते हैं 10G नीचे की तरफ होगा, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अर्थ का सेंटर इस ब्लॉक को अपनी तरफ कितनी फोर्स से खींचेगा, 10G फोर्स से खींचेगा। क्लियर है, ये बात सब समझते हो तो आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते हैं। एक बात मुझे बताओ, ये ब्लॉक इस वॉल के ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए। एक बात ध्यान से सुनो, ये ब्लॉक इस वॉल के ऊपर स्लाइड नहीं करना चाहिए, तो कंडीशन क्या होनी चाहिए, अगर ब्लॉक स्लाइड नहीं करता है तो ध्यान से समझो, ब्लॉक स्लाइड क्यों ना करे, अरे ये फोर्स लग रही है, इसको रोकेगा कौन, अरे इसको तो फ्रिक्शन ही रोक सकती है। इस ब्लॉक की फोर्स को, इस ब्लॉक पे लगने वाली फोर्स को कौन रोक सकता है कि ब्लॉक स्लाइड ना करे, वो रोकेगा फ्रिक्शन। कौन रोकेगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगी। कंडीशन पूछिए व्हेन ब्लॉक डोंट स्लाइड, अरे ब्लॉक स्लाइड ना हो तो उसकी एक ही कंडीशन बनती है, फ्रिक्शन को किसके बराबर कर दिया जाए या ज्यादा कर दिया जाए। ध्यान से सुनो ये बात, अरे फ्रिक्शन या तो ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, फ्रिक्शन या तो इससे ज्यादा हो या इसके बराबर हो तो ब्लॉक स्लाइड कभी नहीं करेगा। ये बात समझ पा रहे हो तुम, अरे फ्रिक्शन या तो इससे ज्यादा हो या फिर इसके बराबर हो तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। तो किसके बराबर, किससे ज्यादा हो, इससे ज्यादा हो, 10
जी। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो ध्यान से देखो फ्रिक्शन क्या होता है, अरे फ्रिक्शन तो तुम सब पढ़ के आए हो, फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू इंटू में एन होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, म्यू इंटू में एन होगा। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू में एन होगा। यहाँ पर म्यू का कोफिशिएंट नहीं गिवन है हमें, तो हम क्या लेंगे, सिर्फ म्यू लेंगे उसको। क्लियर है इतनी बात। एन क्या होगा, एन क्या होगा, एन मैं आगे वाली स्टेप पे लिख दूंगा, कोई परेशान होने की बात जरूरत नहीं है। n किसके बराबर होगा, f के बराबर होगा। तो ये देखो ध्यान से, ये आया 10g। f कितना आ गया मेरा यहाँ पे, f कितना आ गया यहाँ पे, 10 इंटू में 10 बाय म्यू। तो मैं इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10g को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10g को मैं क्या लिख सकता हूँ, mg बोल सकते हैं। अरे ये 10g क्या है, mg तो है। अरे ये 10g क्या है, mg तो है। तो mg बाय म्यू मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ से आपको एक बात समझनी होगी, यहाँ से एक बात आपको समझ में आनी चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्या बात है वो, कि कितनी फोर्स आपको मिनिमम लगानी पड़ेगी, mg बाय म्यू। म्यू क्या होता है, म्यू आपको समझ में आनी चाहिए, बात नोट डाउन करके लिख लो। म्यू क्या होगा, म्यू क्या होगा आपका, हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा। हमेशा म्यू आपका 1 से छोटा होगा। तो एक बात सोचो, म्यू अगर 1 से छोटा है तो आपको जो फोर्स लगानी पड़ेगी इसके वेट से ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। ये बात ध्यान से समझना। आपको अगर म्यू 1 से छोटा होता है तो फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी, इसके वेट से ज्यादा, इसके वेट से ज्यादा। तो बात समझ गए। तो जो फोर्स लगानी पड़ेगी मेरे को, तो मैं क्या इसका आंसर क्या आएगा, तो फाइंड नॉर्मल निकालना था। तो नॉर्मल क्या होगा, f के बराबर होगा। तो f मेरा क्या आ गया, f क्या आ गया मेरा, mg बाय म्यू। f इज mg बाय म्यू। क्लियर है बात, f क्या आ गया, mg बाय म्यू। क्लियर है बात। अब यहाँ से आपका फ्रिक्शन निकल जाएगा। फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन कितना होगा, मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू में एन होता है। फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू में एन होता है। यहाँ पर म्यू चिपकाया, एन आपने निकाला। एन क्या है, अरे जितना एक्शन उतना नॉर्मल रिएक्शन, एन और एफ एक ही बात है। तो यहाँ पर चिपका दो mg बाय म्यू। तो फ्रिक्शन कितनी होगी, mg होगी, mg होगी, mg होगी। बात समझते हो ना, अरे बात समझते हो ना। वैसे भी निकालने की ज़रूरत नहीं थी, मैंने इसको आपको फॉर्मूले के टर्म्स में मैंने समझा दिया, आपको निकालने की ज़रूरत नहीं थी। कितनी फ्रिक्शन होगी, अगर कोई चीज़ रेस्ट पे होती है तो कितनी फ्रिक्शन होगी, जितना उसके ऊपर फोर्स लग रही है। इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है, mg लग रही है, तो फ्रिक्शन भी कितनी होगी, mg के बराबर होगी। कितनी होगी, mg के बराबर होगी। क्लियर है बात। तो ये बात हम समझ चुके हैं। तो इसको रोकना है तो कितनी मिनिमम फोर्स लगानी पड़ेगी, आपको ये लगानी पड़ेगी। इससे अगर ज़्यादा लगाओगे तब भी रुकेगा, इससे ज़्यादा लगाओगे तब भी रुकेगा, लेकिन मिनिमम तो लगानी पड़ेगी mg बाय म्यू। mg बाय म्यू अगर आपको मिनिमम लगाते हो तो ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा, ज़्यादा लगाओगे तब तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, लेकिन मिनिमम mg बाय म्यू आपको लगानी है। ठीक है, समझ गए हो तो आगे बढ़ते हैं।